एक रात ये दो आदमी दौड़ते हुए एक बैंक के पिछले दरवाजे के पास गए, जहां उनका साथी पहले से वेट कर रहा था। तभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में एक छोटा सा धमाका हुआ, जिससे धुआं निकलने लगा। उस धुएं से बैंक का फायर अलार्म बजने लगा। अलार्म सुनकर गार्ड एकदम से घबरा गया और तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। अलार्म की आवाज के सहारे वो तीनों बैंक में घुस गए। फिर बैंक में जाते ही फायर अलार्म का वायर काट दिया, जिससे अलार्म बंद हो गया। फिर उसका एक साथी सिस्टम पर बैठकर पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए। अब अगले सीन में वो आदमी अगली सुबह बैंक में था। उसने अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉल करके अकाउंट बंद करवा दिया, लेकिन पैसे ले जाते समय उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा था। अब क्या वो उस पुलिस वाले से बच पाएगा? ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। वैसे फिक्र मत कीजिए, मूवी में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1992 में आई एक हाइस्ट मूवी स्नीकर्स को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को बहुत पसंद किया है। साथ ही मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है दिसंबर 1969 की एक बर्फीली रात में। किसी बिल्डिंग में मार्टी और कॉस्मो नाम के दो दोस्त उस समय गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक कर रहे थे और गवर्नमेंट फंड से जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। ये सारा काम कॉस्मो कर रहा था। वो मार्टी से पूछता है क्या इससे वो कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन मार्टी को पूरा यकीन था कि कुछ नहीं होने वाला। दरअसल दोनों दोस्त दुनिया बदलना चाहते हैं, जहाँ कोई अमीर गरीब ना हो, सब समान रहे, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। वो टीनेजर थे तो उन्हें लगता था वो दुनिया बदल देंगे। फिर मार्टिन को भूख लग गई, इसीलिए वो पिज्जा लेने बाहर जा रहा था। वो कॉस्मो से पूछता है उसे क्या चाहिए। तब जवाब में कॉस्मो अपने हाथ में कॉइन छुपाकर मार्टिन को बताने कहता है। तब मार्टिन ने गलत हाथ चुना और पिज्जा लाने चला गया। तब कॉस्मो खुद से कहता है आज के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मार्टी बाहर आया। उस समय बहुत बर्फबारी हो रही थी। मार्टी अपनी वैन में आकर उसे शुरू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे दिखाई दिया वहाँ पुलिस और कुछ ऑफिसर पहुँच गए। मतलब उन्होंने दोनों को ढूंढ लिया। वही ऊपर कॉस्मो बेखबर अपना काम कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज आई और वो खिड़की के पास गया। नीचे मार्टी था, वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुंच गई और कॉस्मो को पकड़ लिया। कॉस्मो मार्टी से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन मार्टी खुद को बचाने वहाँ से अंधेरे में भाग गया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम मतलब 1992 में आती है। डॉन नाम के आदमी ने मार्टिन को जगाकर बताया वो ऑलमोस्ट रेडी है। बिल्डिंग के लॉबी में सिर्फ एक गार्ड है जो टीवी देखने में बिजी है। वही उनका दूसरा साथी विस्लर जो अंधा है, वो ब्रेन लिपि से प्लेबॉय मैगजीन पढ़ रहा था। उनका तीसरा साथी मदर अंडरग्राउंड गडर में उस बिल्डिंग के फोन कनेक्शन को हैक कर रहा था। फिर मदर डॉन से CIA की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करने लगा, क्योंकि डॉन CIA में रह चुका है। कुछ समय बाद उसने फोन लाइन को हैक कर लिया। तब उस गार्ड को सामने के डिवाइस में बीप की आवाज आई, लेकिन वो टीवी देखने में बिजी था। अब सब तैयार होते ही डॉन और मार्टिन वैन से बाहर निकले और उस बिल्डिंग के पीछे की तरफ भागे। यहाँ उस बिल्डिंग के बोर्ड से हमें पता चला कि वो एक बैंक है। अब बैंक के पीछे जाने पर उनके टीम का सबसे छोटा मेंबर कार्ल पहले से फायर एग्जिट के पास तैयार था। अब टाइम होते ही उस बैंक के एक सेफ्टी डिपॉजिट में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ, जिससे धुआं निकलता है। उस धुएं से बैंक का फायर अलार्म बजने लगा। अलार्म बजते ही वो गार्ड घबराने लगा। इसी बीच मार्टिन और बाकी लोग फायर एग्जिट खोलकर बैंक के अंदर आ गए। दूसरी तरफ गार्ड अपनी मैनुअल बुक खोलने लगा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अभी क्या करना है। वही दूसरी तरफ मार्टिन और उसके साथी बैंक के मेन एरिया में पहुंच गए। वही दूसरी तरफ गार्ड इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके फायर अलार्म की जानकारी देता है। फोन की दूसरी तरफ का आदमी उसे धुआं या आग के बारे में पूछता है, जो बैंक में उस गार्ड को कहीं नहीं दिख रही थी। मतलब उस आदमी के मुताबिक ये फॉल्स अलार्म हो सकता है। दूसरी तरफ मार्टिन और उसके साथी तुरंत बैंक के सर्वर के पास पहुंचे। फिर तुरंत ही फायर अलार्म का वायर कट कर दिया, जिससे अलार्म बंद हो गया और उस गार्ड ने राहत की सांस ली। उसके फोन रखने के बाद हमें पता चला उस गार्ड से विस्लर बात कर रहा था। वही दूसरी तरफ डॉन बैंक के सिस्टम पर बैठकर मार्टिन से पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए। मतलब डॉन उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने वाला है। अब अगले सीन में दूसरी सुबह मार्टिन उस बैंक से अपने पैसे विड्रॉल करके अकाउंट बंद कर रहा था। मतलब उसने बैंक से पैसे चुराए नहीं, बल्कि अपने अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया। अब पैसे लेकर वो जा ही रहा था, लेकिन तभी सामने उसे एक पुलिस वाला दिखाई दिया। फिर मार्टिन बाहर जाने की बजाय ऊपर गया, जहाँ बैंक के हायर ऑफिसर्स बैठे थे। फिर मार्टिन उन्हें पैसे वापस करते हुए उनकी सिक्योरिटी के लूप होल बताता है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे। दरअसल मार्टिन और उसकी टीम कोई चोर नहीं है, बल्कि वो अलग अलग जगह की सिक्योरिटी को ब्रीच करके उनके लूप होल का पता लगाते हैं और उन्हें उस जगह के ओनर ही हायर करते हैं। इसीलिए
इसीलिए उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं होता। फिर बैंक की एक एम्प्लॉय मार्टिन के फीस का चेक बनाती है जिस पर उसका नाम मार्टिन बिशप था। फिर वो अपना चेक लेकर बैंक से बाहर निकला, लेकिन तब उस पर 2 आदमी नजर रख रहे थे। फिर हम मार्टिन का ऑफिस देखते हैं जहाँ उसकी पूरी टीम भी थी। तभी काल वहाँ आकर बताता है बाहर कुछ कस्टमर आए हैं। मार्टिन पूछता है उन्होंने जूते कौन से पहने हैं। काल बताता है बहुत महंगे। ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने गया। ये वही दोनों थे जो उस पर नजर रख रहे थे। वो उन्हें बात करने अंदर लेकर गया, लेकिन केबिन में जाते ही उसे समझ आया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन दोनों के पास मार्टिन के पूरे टीम की जानकारी थी। जैसी उसकी टीम का डेरन रॉस्को, जिसे लोग मदर कहते हैं, उसने कहा कि सिक्योरिटी तोड़ी थी। उसके बाद काल, जिसने अपने कॉलेज के कंप्यूटर को हैक किया था सिर्फ अपने मार्क बढ़ाने के लिए, लेकिन मार्टिन कहता है ये कभी साबित नहीं हुआ कि ये काम काल ने किया था। इसके बाद आयरविन एनिमी, जिसे लोग विस्लर कहते हैं, अंधा होने के बाद भी उसने कई बार फोन कंपनीज के सर्वर को हैक किया है। उसके बाद डॉन, उन्हें ये भी पता था कि डॉन को 1987 में CIA से निकाल दिया गया था, लेकिन उसे क्यों निकाला गया था इसके बारे में किसी को नहीं पता, मार्टिन को भी नहीं। अब मार्टिन ये तो समझ गया था कि ये कोई आम कस्टमर नहीं है, लेकिन उनके पास मार्टिन के पास की कोई जानकारी नहीं थी, जैसे वो कुछ साल पहले ही पैदा हुआ हो। ये सुनते ही मार्टिन उन्हें जाने कहता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता। तब वो आदमी दिखाता है वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मतलब NSA से है, लेकिन मार्टिन की बातों से हमें पता चला उसे गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट पसंद नहीं, जैसे FBI, CIA, यहाँ तक कि उसे गवर्नमेंट भी पसंद नहीं। लेकिन वो आदमी बताता है वो NSA से है। वो बस गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे फोन लाइन, सिक्योरिटी कोड, मैसेज इत्यादि को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मार्टिन उनसे बात करने तैयार नहीं था। तब उनमें से एक आदमी ने उसे अपना नंबर लिख कर दिया और जाने से पहले उसका असली नाम लिया, मार्टिन ब्राइस। ये सुनते ही मार्टिन को शॉक लगा क्योंकि मूवी की शुरुआत में उसके दोस्त के पकड़े जाने के बाद से वो अपना नाम बदल कर रहा था, लेकिन आज उसे गवर्नमेंट ने ढूंढ ही निकाला। उसने मार्टिन को उसका एक वांटेड पोस्टर भी दिया था। अब अगले ही सीन में मार्टिन उसके दिए एड्रेस पर पहुंचा। उस बिल्डिंग को देखकर लग रहा था जैसे उसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। फिर मार्टिन ऑफिस में जाकर उन दोनों से मिला। वो मार्टिन को एक डॉक्टर जेनेक के बारे में बताते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट में क्रिप्टोग्राफी पर काम कर रहा है। दरअसल क्रिप्टोग्राफी एक तरह की कोडिंग है जिससे किसी भी डिजिटल सिस्टम को सिक्योर किया जाता है या तोड़ा भी जा सकता है, जैसे बैंक का सर्वर या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट। लेकिन पिछले ही महीने डॉक्टर जेनेक को किसी ने $3,80,000 भेजे, जो कि एक प्रोफेसर के काम के हिसाब से बहुत ज्यादा है, और वो पैसे उसे रशिया से आए थे। अब 90s में रशिया और अमेरिका के कोल्ड वॉर के बारे में कौन नहीं जानता। मार्टिन कहता है अमेरिका उनसे कब का जीत चुका है, लेकिन उनके मुताबिक अभी भी रशिया उन पर नजर रखता है और वो भी रशिया पर नजर रखते हैं अपने जासूसों की मदद से। दरअसल उन्हें एक फैक्स मिला था जिसके मुताबिक रशिया डॉक्टर जेनेक से किसी किस्म का ब्लैक बॉक्स बनवा रहा है और उस प्रोजेक्ट को रशिया ने सीटेक एस्ट्रोलॉजी नाम दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता ये सीटेक का मतलब क्या है। दरअसल उन्हें डर था कि उस सीटेक नाम की टेक्नोलॉजी से उनके देश को कोई खतरा तो नहीं, जिसके लिए रशियंस ने डॉक्टर जेनेक को $3,80,000 दिए। इसीलिए वो चाहते थे कि मार्टिन उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर उनके लिए चुराए। ये सुनते ही मार्टिन ने मना कर दिया। ये काम वो उन्हें खुद करने कहता है, लेकिन बाय लॉ वो ये काम नहीं कर सकते और FBI उनके लिए काम नहीं करता। इसीलिए वो ये काम मार्टिन से करवाना चाहते हैं क्योंकि ये काम इलीगल है। लेकिन मार्टिन को पता है कि बचना कैसे है, इसीलिए वो 20 साल से बचा हुआ है। इस काम के लिए वो उसे $1,75,000 पे भी करेंगे और साथ ही उसका पुराना रिकॉर्ड भी क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे उसे अपना नाम वापस मिल सकता है। मार्टिन के पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि अगर उसने ये काम करने से मना किया तो वो उसे गिरफ्तार करवा देंगे। उसके दोस्त कॉस्मो को 12 साल की सजा हुई थी और वो तो 20 साल से फरार है, तो उसे कितने साल की सजा होगी। अब मार्टिन सोच में पड़ गया क्योंकि उसके पास सच में कोई रास्ता नहीं बचा। अब अगले सीन में उसकी टीम उनसे ये सीक्रेट छुपाने के लिए भड़क रही थी। सबसे ज्यादा डॉन भड़क रहा था, लेकिन जैसे ही मार्टिन ने उससे पूछा कि उसे CIA से क्यों निकाला गया तो डॉन चुप हो गया क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट होता है। मार्टिन सबसे कहता है ये एक असली चोरी है, यहाँ उनके टारगेट को पता नहीं होगा कि उसके यहाँ चोरी होने वाली है, वहाँ सिक्योरिटी बहुत कम होगी, लेकिन अगर वो पकड़े गए तो उन्हें जेल जाना होगा। अगर किसी को ये काम नहीं करना तो वो जा सकता है। तो विस्लर कहता है पैसों के लिए वो ये काम करने तैयार है। काल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मदर थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जैसे ही विस्लर ने बताया इस काम के उन्हें $1,75,000 मिलेंगे, तब मदर भी मान गया। ये सुनकर डॉन जो सबसे ज्यादा भड़क रहा था वो भी मार्टिन का साथ देने मान जाता है। अब सबसे पहले उन्हें डॉक्टर जेनेक पर नजर रखनी होगी। अगर उसके बॉडीगार्ड हुए तो वो उस हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे और कल डॉक्टर जेनेक एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहा है। मार्टिन उस लेक्चर में जाएगा। सब पूछते हैं वो लेक्चर में किसके साथ जाने वाला है। मार्टिन कहता है वो लिस से बात करेगा। लिस का नाम सुनते ही सभी रुक गए, फिर पलटकर उसे देखने लगे। फिर हम लिस को देखते हैं, वो बच्चों को पियानो बजाना सिखा रही थी। दरअसल लिस पहले उनकी टीम का हिस्सा थी और मार्टिन की गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन अब वो उनसे और मार्टिन से अलग हो चुकी है। उसे देखते ही लिस कहती है अब वो दोनों साथ में नहीं हो
सकते, लेकिन मार्टिन कहता है वो यहाँ काम से आया है। लेकिन लीज कुछ भी सुनने तैयार नहीं थी क्योंकि उसे वापस उस लाइन में नहीं जाना। लेकिन जब मार्टिन ने उसे बताया गवर्नमेंट ने उसे ढूंढ लिया और NSA उससे काम करवाना चाहती है और ये काम करने के बाद उसे उसका नाम वापस मिल जाएगा, तब लीज रुक गई और उसका साथ देने भी मान गई। अगले सीन में डॉक्टर जेनेक क्रिप्टोग्राफी पर लेक्चर दे रहा था और मार्टिन और लीज उसे सुन रहे थे। मार्टिन पूछता है क्या वो किसी को डेट कर रही है, तब लीज उसे चुप रहने कहती है क्योंकि डॉक्टर जेनेक क्रिप्टोग्राफी के बारे में बता रहा था। जब मार्टिन को पता चला कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब अनब्रेकेबल कोड होता है, तब मार्टिन भी ध्यान से सुनने लगा। अब लेक्चर के बाद डॉक्टर जेनेक सभी से बात कर रहा था, तब लीज और मार्टिन उसे ही देख रहे थे। तभी वहाँ उसे ग्रेग नाम का आदमी मिला जो उसे पहले से जानता था क्योंकि मार्टिन ने कभी उसके लिए काम किया था। ग्रेग लीज को भी पहचानता है। आपको मैं इस ग्रेग के बारे में बता दूं, ग्रेग एक रशियन जासूस है। इस बारे में मार्टिन को भी पता है, लेकिन ग्रेग अमेरिका में लीगली रहता है। जाने से पहले ग्रेग मार्टिन को अपना कार्ड देकर एक कॉन्सर्ट में बुलाता है। मार्टिन को पता था ग्रेग का ये काम बस दिखावे के लिए है, लेकिन वो मार्टिन का काफी अच्छा दोस्त था। ग्रेग के जाते ही उन दोनों ने देखा एक लड़की आकर डॉक्टर जेनेक को कोई मैसेज देती है। ये सुनते ही डॉक्टर जेनेक तुरंत वहाँ से जाने लगा। लीज को पता था मार्टिन को उसका पीछा करना है, इसीलिए वो बुरा नहीं मानती, बस जाने से पहले उसे अपना ख्याल रखने कहती है। अगले सीन में मार्टिन अपनी टीम के पास आया। उन्होंने डॉक्टर जेनेक के कमरे पर नजर रखी थी। उसकी खिड़की के ठीक नीचे मदर माइक लेकर खड़ा था। अब कुछ देर बाद जेनेक अपने रूम में आकर लाइट चालू करता है। तब विस्लर पूछता है उसका कमरा कैसा दिख रहा है। तब काल उसे कमरे की जानकारी देने लगा कि कहाँ कौन सी चीज रखी है। वहाँ एक पेंसिल के जार के पास एक आंसरिंग मशीन रखी थी, लेकिन वहाँ कोई भी ब्लैक बॉक्स नहीं था। फिर जेनेक अपने कंप्यूटर में लॉगिन करने लगा। मार्टिन ये देख रहा था, साथ ही रिकॉर्ड भी कर रहा था। जेनेक पासवर्ड डालने ही वाला था, लेकिन तभी उसके रूम में किसी ने नॉक किया। उसके कमरे में डॉक्टर राइस्को नाम की औरत आई। मार्टिन उस औरत के बारे में पता लगाने कहता है, लेकिन तभी जेनेक के रूम से यामाकाटा करने की आवाज आने लगी। मतलब दोनों यामाकाटा कर रहे थे। तब वो औरत यामाकाटा करते हुए मेक्सिको सिटी का नाम लेती है। मतलब वहाँ भी उन्होंने मस्ती की थी। डॉक्टर जेनेक को अपना काम करना था, लेकिन वो औरत बार बार बीच में आ रही थी, जिससे उन्हें जेनेक के कंप्यूटर का पासवर्ड दिखाई नहीं देता। अगले सीन में वो सभी टेप को बार बार देखकर जेनेक के कंप्यूटर का पासवर्ड पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कीबोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सब काफी परेशान हो रहे थे। लेकिन तभी विस्लर कहता है वो ब्लैक बॉक्स जेनेक के डेस्क पर रखा है, पेंसिल जार और लैम्प के बीच में। लेकिन मदर कहता है विस्लर तो अंधा है, उसे कैसे दिखा। लेकिन विस्लर उन्हें टेप रिवाइंड करके देखने की बजाय सुनने कहता है। रिवाइंड करने पर उन्हें सुनाई दिया। वो औरत बोल रही थी उसने जेनेक के टेलीफोन पर मैसेज छोड़ा था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मतलब अगर जेनेक के पास टेलीफोन है तो वो आंसरिंग मशीन उसके कमरे में क्या कर रही है। मतलब उस आंसरिंग मशीन के अंदर ही वो ब्लैक बॉक्स है। अब अगले सीन में मार्टिन अपने कान में माइक्रोफोन लगाता है और वो डोर के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर मार्टिन उस बिल्डिंग के काउंटर पर गया जहाँ डॉक्टर जेनेक रुका है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट एक डिलीवरी बॉय से बहस कर रहा था कि ये पार्सल उसके नहीं है। वो डिलीवरी बॉय काल था। मार्टिन उससे पूछता है केक आया या नहीं। तभी उसका केक आ गया। अब उसे ऊपर जाना था जहाँ बैरिगेट लॉक लगे थे। मार्टिन उसे लॉक खोलने कहता है क्योंकि वो अपना कार्ड भूल गया। तब रिसेप्शनिस्ट बिजी था। मार्टिन के चिल्लाकर बोलने पर उसने लॉक खोल दिए और वो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मार्टिन केक के बॉक्स में से अपना ब्रीफकेस निकालकर जेनेक के रूम के पास गया। उसे लॉक खोलना था, लेकिन उसमें कीपैड वाला लॉक लगा था। वो माइक्रोफोन के जरिए डॉन और मदर से पूछता है कि अब वो क्या करे। तब डॉन उसे कुछ बताने लगा। मार्टिन उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। रूम में जाते ही उसने तुरंत उस आंसरिंग मशीन को खोल कर देखा। उसके अंदर एक छोटा सा डिवाइस रखा था। मतलब वही ब्लैक बॉक्स नाम की चीज है। अब मार्टिन जल्दी से उसे अपने ब्रीफकेस में रखकर जाने ही वाला था। तभी वहाँ वही औरत आ गई जो रात में जेनेक के साथ यामाकाटा कर रही थी। मार्टिन ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया। फिर उसे शांत करके कहा वो चिल्लाए नहीं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था उससे क्या कहे। तब उसने बोल दिया वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और उसे जेनेक की वाइफ ने हायर किया है। लेकिन उस औरत को पता था जेनेक की शादी नहीं हुई। तब मार्टिन ने उसे बताया उनके मेक्सिको ट्रिप का सारा खर्चा जेनेक की वाइफ ने उठाया था। ये सुनकर वो रोने लगी क्योंकि उस मेक्सिको ट्रिप के बारे में उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता था। फिर मार्टिन उसे किसी तरह शांत करता है कि वो जेनेक को इस बारे में कुछ न बताए क्योंकि वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। और इस तरह वो औरत भी मान गई। अब उस रात सभी उनके ऑफिस में पार्टी करते हैं क्योंकि उनका काम पूरा हो गया था और उन्हें इस काम के पूरे $1,75,000 मिलने वाले थे। मतलब उनकी लाइफ सेट होने वाली थी। थोड़ी देर बाद मदर उससे पूछता है 20 साल पहले वो पकड़ा क्यों नहीं गया। तब मार्टिन ने बताया कि जिस समय पुलिस पहुंची तो वो पिज्जा लाने जा रहा था, इसीलिए वो बच गया। फिर वहाँ से कनाडा चला गया, लेकिन उसका दोस्त कॉस्मो पकड़ा गया। उसे पता नहीं कॉस्मो ने उसे माफ किया या नहीं क्योंकि वो जेल में ही मर गया था। ये सुनकर उसके साथी थोड़ा हैरान रह गए। तब मार्टिन सबसे पूछता है पैसा मिलने के बाद वो सब क्या करेंगे। डॉन कहता है वो अपनी फैमिली के साथ पूरे यूरोप का टूर करेगा। मदर को एक कार लेनी थी। काल को तो बस एक गर्लफ्रेंड चाहिए, वो भी लीज के जैसी। और विस्लर को तो बस दुनिया में शांति चाहिए। फिर बाकी के लोग अल्फाबेट
अल्फाबेट क्यूब से वर्ड बनाने वाला गेम खेलने लगे, लेकिन विस्लर उस समय ब्लैक बॉक्स को चेक कर रहा था। काल उसे बताता है उस पर सीटेक लिखा हुआ है। तब दोनों सीटेक का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। उनकी बातें मार्टिन भी सुन रहा था। तब उसे याद आया कि एनएसए के आदमियों ने उसे सीटेक एस्ट्रोलॉजी वर्ड बताया था। तब मार्टिन सभी अल्फाबेट के क्यूब लेकर सीटेक एस्ट्रोलॉजी लिखता है, फिर उसके बाकी वर्ड्स को इधर उधर करता है। वही दूसरी तरफ विस्लर मदर को बुलाकर उस ब्लैक बॉक्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करवाता है। विस्लर था तो अंधा, लेकिन उसके पास एक मशीन थी जिससे वो अपनी उंगलियों की मदद से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता था। इस तरफ मार्टिन और लीज मिलकर सीटेक एस्ट्रोलॉजी वर्ड को डिकोड करने में लगे थे, लेकिन उन्हें वो वर्ड मिल नहीं रहा था। इस तरफ विस्लर, मदर और काल उस ब्लैक बॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो वही मार्टिन और लीज सीटेक एस्ट्रोलॉजी को डिकोड कर रहे थे। अब कुछ समय बाद मार्टिन ने उस वर्ड को डिकोड कर दिया। सीटेक एस्ट्रोलॉजी का मतलब था टू मेनी सीक्रेट। वही दूसरी तरफ विस्लर ने भी उस ब्लैक बॉक्स को एक्सेस कर लिया था। सबसे पहले काल उसे वर्जीनिया के फेडरल बैंक का नाम बताता है। तब विस्लर ने थोड़ी कोशिशों के बाद और उस ब्लैक बॉक्स की मदद से फेडरल बैंक के सिस्टम को एक्सेस कर लिया, जिससे अब वो अमेरिका के सरकारी बैंक का पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन इतना ही नहीं, फिर काल ने उसे नेशनल पावर ग्रिड का नाम बताया, मतलब वो सिस्टम जिससे अमेरिका में बिजली ट्रांसफर होती है। फिर कुछ देर बाद विस्लर ने नेशनल पावर ग्रिड के सिस्टम को भी एक्सेस कर लिया, जिससे वो चाहे तो पूरे अमेरिका की बिजली गुल कर सकता है। इसके बाद विस्लर एयर ट्रैफिक सिस्टम को भी एक्सेस कर लेता है, मतलब वो चाहे तो अभी अमेरिका में उड़ रहे सभी प्लेन्स को गिरा सकता है। लेकिन और कुछ एक्सेस करने से पहले ही मार्टिन ने कंप्यूटर बंद कर दिया। अब ये देखकर सभी लोग शॉक में थे, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स कोई आम चीज नहीं बल्कि आइटम बम है, जिससे कोई भी इंसान बैठे बैठे किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकता है। मार्टिन को समझ में आया, इसीलिए इस प्रोग्राम को सीटेक एस्ट्रोलॉजी बोला जा रहा था, मतलब अब नो मोर सीक्रेट। ये जानते ही सबसे पहले डॉन ने अपनी बीवी और बेटी को घर भेज दिया। उस ब्लैक बॉक्स को कल सुबह 9 बजे डिलीवर करना था। तब डॉन अपनी गन लेकर तैयार हो गया। लीज अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन डॉन ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसे इस ब्लैक बॉक्स के बारे में सब पता है और उस ब्लैक बॉक्स के लिए दुनिया की कोई भी सरकार उन्हें मार सकती है। इसीलिए डॉन वहाँ से किसी को भी बाहर नहीं जाने देता। मार्टिन भी उसकी बात से सहमत था। ये देखकर लीज को काफी बुरा लगा। अब वो अपने ऑफिस के सभी अलार्म शुरू करके और लाइट बंद करके सुबह होने का इंतजार करने लगे, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आती और डॉन रात भर सतर्क रहा। अब कुछ घंटों बाद सुबह हुई। सबसे पहले लीज वहाँ से अपने घर गई। वो मार्टिन और बाकी लोगों से काफी नाराज थी। फिर डॉन और मार्टिन उस ब्लैक बॉक्स को डिलीवर करने एनएसए के एजेंट के पास पहुंचे। मार्टिन उन्हें ब्लैक बॉक्स डिलीवर करने गया और डॉन कार के पास उसका वेट कर रहा था। एक कैफे में वो दोनों एजेंट मार्टिन का वेट कर रहे थे। दोनों ही ब्लैक बॉक्स को देखकर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन तभी डॉन की नजर कार में रखे अखबार पर गई। दरअसल कल रात किसी ने डॉक्टर जेनेक का खून कर दिया, जिसने उस ब्लैक बॉक्स को बनाया है। वही दूसरी तरफ ब्लैक बॉक्स देने के बाद वो दोनों एजेंट मार्टिन को चेक देने अपना ब्रीफकेस निकालते हैं, लेकिन तभी पीछे से डॉन ने उसे आवाज दी कि उसका फोन आया है। पहले तो मार्टिन को ये नॉर्मल लगा, लेकिन डॉन ने बताया उसकी माँ का कॉल है। तब मार्टिन समझ गया कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है। तब मार्टिन अर्जेंट कॉल बोलकर वहाँ से चला गया। तब वो दोनों उसका चेक देने ही वाले थे, मतलब उसे मारने वाले थे। अब जैसे ही मार्टिन कार के पास आया, डॉन ने उसे तुरंत कार में बैठने कहा। जब तक वो दोनों एजेंट वहाँ पहुँचते, मार्टिन और डॉन वहाँ से निकल गए। तब डॉन ने उसे दिखाया किसी ने डॉक्टर जेनेक का खून कर दिया। एनएसए लोगों को नहीं मारता, इसका मतलब वो दोनों आदमी एनएसए एजेंट नहीं थे। फिर वो थे कौन और उन्होंने किसे इतना खतरनाक हथियार दे दिया? अब ये जानने के लिए मार्टिन उस ऑफिस की तरफ गया जहाँ वो उन एजेंट से मिलने गया था, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें एक और शॉक लगा, क्योंकि अब वहाँ उनका ऑफिस तो छोड़ो बल्कि वो बिल्डिंग ही नहीं थी, उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया था। अब ऑफिस पहुंचते ही डॉन अपने कॉन्टेक्ट लगाकर उन दोनों आदमियों के बारे में पता करने लगा। मदर ने बताया उस बिल्डिंग को गिराने के ऑर्डर बहुत पहले ही आ गए थे। काल ने पता लगाया उनके शहर में एनएसए का ऑफिस है ही नहीं। तब मार्टिन को समझ आया उन्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। उन्होंने मार्टिन को उसका पूरा नाम बताया और वो मान गया कि वो लोग एनएसए से है। डॉन को पता चला उस नाम के एजेंट एनएसए में है ही नहीं। डॉन सारा ब्लेम मार्टिन पर डाल रहा था। अब वो लोग सोचते हैं ब्लैक बॉक्स कौन हासिल करना चाहेगा? जाहिर सी बात है अमेरिका का दुश्मन देश, और उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? रशिया। और यहाँ रशिया का एजेंट है ग्रेग, जिसे मार्टिन जेनेक के इवेंट में मिला था और उसके पास ग्रेग का कार्ड था। अब अगले सीन में हम एक इवेंट देखते हैं जहाँ ग्रेग एक बहुत ही हॉट लड़की के साथ बैठा था। तभी वहाँ मार्टिन पहुंच गया और गन पॉइंट पर ग्रेग को वहाँ से बेसमेंट में लेकर गया। फिर उससे जेनेक और उस ब्लैक बॉक्स के बारे में पूछने लगा, लेकिन ग्रेग बताता है उसे ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता। रशिया को वो ब्लैक बॉक्स चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे नहीं चुराया। तब मार्टिन शांत हुआ। ग्रेग उसे अपने साथ चलने कहता है, क्योंकि अब वही उसकी मदद कर सकता है। अब कार में ग्रेग उसे कुछ आदमियों की फोटोज दिखाता है जो कि डबल एजेंट थे। वो अमेरिका के साथ साथ उनके लिए मतलब रशिया के लिए भी काम करते थे। अब बहुत सारी फोटोज देखने के बाद उसे ज्यादा उम्र के आदमी की फोटो दिखी। उसका नाम बडी वेबर है। उसने 4 साल पहले एनएसए छोड़ दिया था। उसे देखते ही ग्रेग कहता है, मार्टिन पिछली
पिछली बार भी गायब हुआ था और अब उसे फिर से गायब हो जाना चाहिए। ये सुनते ही मार्टिन पूछने लगा आखिर वो आदमी किसके लिए काम करता है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी आ गई। ग्रेग बताता है FBI वाले उसे ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। गाड़ी रुकने के बाद ग्रेग उससे पूछता है क्या उसे उनकी प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन मार्टिन पूछ रहा था बडी किसके लिए काम करता है, लेकिन ग्रेग के बताने से पहले ही वहाँ FBI ऑफिसर आ गया और मार्टिन को गाड़ी से नीचे उतरने कहा। बाहर उतरते ही ऑफिसर मार्टिन को चेक करने लगा। तब ऑफिसर को उसके पॉकेट में लोडेड गन मिली। तब एक ऑफिसर ने ग्लव पहनकर फिर मार्टिन की गन से ग्रेग को शूट कर दिया, फिर ड्राइवर को भी शूट कर दिया। ये देखकर मार्टिन तो एकदम शॉक में था। फिर उस ऑफिसर ने मार्टिन की गन वही रख दी और कहा टू मेनी सीक्रेट, मतलब ये लोग भी उसी आदमी के लिए काम करते हैं जिसके लिए वो दोनों आदमी काम करते थे, जिन्होंने ब्लैकमेल करके मार्टिन से वो बॉक्स चोरी करवाया। और अब मार्टिन पर 2 मर्डर के इल्जाम भी लगने वाले हैं। तभी पीछे से बडी आया और मार्टिन को मारकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तब वो किसी कार की डिक्की में था। बहुत चलने के बाद कार रुकी, फिर बडी ने डिक्की खोली, लेकिन फिर से मार्टिन को मारकर बेहोश कर दिया। जब मार्टिन को फिर से होश आया तब वो किसी हाईटेक कमरे में था और उसके सामने अंधेरे में कोई आदमी था। फिर वो आदमी सामने आकर मार्टिन को अपने हाथ में से एक हाथ को चुनने कहता है जिसमें दवाई है। तब मार्टिन तुरंत ही समझ गया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त कॉस्मो है। उसे लगा था जेल में उसकी मौत हो गई। फिर कॉस्मो अजीब अजीब बातें करने लगा, जैसे FBI में रशियन भरे हैं, उन्होंने FBI को ओवरटेक कर लिया है, इसीलिए अब वो किसी पर भरोसा नहीं करते और दुनिया उनके बिना ही चेंज हो गई। मार्टिन पूछता है ये सब क्या चल रहा है। तब कॉस्मो बताता है उसने जेल में कुछ बड़े लोगों की मदद की। उसने फोन को हैक करके उन लोगों की किसी से बात करवाई, बदले में उन्होंने उसे जेल से जल्दी छूटने में मदद की, साथ ही उसे काम भी ऑफर किया। अब वो उन बड़े लोगों का पैसा संभालता है, जैसा बजट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा। ये सिस्टम इनक्रिप्टेड कोड से प्रोटेक्टेड है जिसे गवर्नमेंट भी देख नहीं सकती और ये सारा सिस्टम कॉस्मो ने ही बनाया है। लेकिन इस सिस्टम को डॉक्टर जेनेक का ब्लैक बॉक्स तोड़ सकता था। अपने ब्लैक मनी के सिस्टम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने ही कॉस्मो को ब्लैक बॉक्स की जरूरत थी। लेकिन मार्टिन को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि बस पैसा बचाने ही कॉस्मो को ब्लैक बॉक्स चाहिए, क्योंकि वो कॉस्मो को अच्छी तरह जानता है। लेकिन तभी कॉस्मो उसे चुप रहने कहता है क्योंकि उसके इरादों के बारे में शायद उसके बॉसेस भी नहीं जानते। फिर वो मार्टिन को एक साउंड प्रूफ रूम में लेकर गया। फिर कॉस्मो यहाँ कुछ बातें कहता है जिनसे मैं भी कुछ हद तक सहमत हूँ, जैसे इस देश में कमीने कॉन्ट्रैक्टर बड़े प्रोजेक्ट ले जाते हैं, पॉलिटिशियन करप्शन करते हैं, पॉपुलेशन, क्राइम, ड्रग, गरीबी, बीमारी, भूखमरी बढ़ती जा रही है। कॉस्मो सारा पैसा चुराकर उन लोगों को देना चाहता है जिन्हें पैसों की जरूरत है। यहाँ तक कि उन जैसे लोग भी अमीर लोगों को और अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वो इस ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल करके बैंक सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट सबको हिला देगा। तब सब लोग अपने पैसे बैंकों से निकालने लगेंगे। फिर वो सभी अमीर लोगों की डेटाबेस से ओनरशिप मिटा देगा, जिससे ये सड़ा हुआ सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर कोई अमीर गरीब नहीं बचेगा, सब एक समान होंगे। और कॉस्मो इसकी शुरुआत करेगा छोटे देशों से, और यही तो वो दोनों शुरुआत से चाहते थे। लेकिन ये बचपन की बात थी। तब मार्टिन कहता है कॉस्मो पागल हो गया है क्योंकि इससे दुनिया की व्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन कॉस्मो कहता है इससे ग्रीन पीस आएगा। लेकिन ये सुनकर मार्टिन हंसने लगा। वो कहता है कॉस्मो पागल हो गया है। लेकिन कॉस्मो को मार्टिन की ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अपने सिस्टम के पास गया। अब उसके पास ब्लैक बॉक्स की टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए वो पुलिस के डेटाबेस में जाकर क्राइम हिस्ट्री में गया और जो मार्टिन का पुराना नाम था मार्टिन ब्राइस, उसके साथियों के नाम में मार्टिन का नया नाम मार्टिन बिशप टाइप कर दिया। मार्टिन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके बाद कभी भी पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। लेकिन तब कॉस्मो कहता है वो कभी नहीं भूला कि कैसे वो उसे छोड़कर भागा था, इसीलिए अब वो खुद जेल जाकर देखे। और ये बोलकर उसने इंटर कर दिया। तभी वही दोनों आए। फिर उन्होंने फिर से मार्टिन को बेहोश कर दिया, फिर उसे दूर ले जाकर रोड पर फेंक दिया। अब मार्टिन बुरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब सबसे पहले मार्टिन लिज के घर गया। उसकी हालत देखकर लिज समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। लिज ने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था कि ग्रेग का खून हो चुका है। तब मार्टिन कहता है वो कुछ करने वाला है जिसके लिए उसे लिज की जरूरत पड़ेगी, मतलब मार्टिन के पास अब भी कोई प्लान है। तब लिज भी उसका साथ देने मान गई। अब कुछ देर बाद मार्टिन की पूरी टीम वहाँ थी। डॉन का मानना था उन्हें अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर वो अथॉरिटीज के पास गए तो उल्टा फंस जाएंगे क्योंकि उन्होंने ही वो आइटम बम मतलब ब्लैक बॉक्स चुराया था। ऊपर से मार्टिन की गन से 2 लोगों का मर्डर भी हुआ है। तब मार्टिन कहता है उसके पास एक रास्ता है। अब अगले ही सीन में उनके सभी इक्विपमेंट्स और मशीन लिज के घर में थी। कुछ देर बाद विस्लर ने फोन को कनेक्ट करके ऐसा बना दिया कि उसकी लोकेशन हर सेकंड अलग अलग स्टेट में बाउंस होगी। दूसरी तरफ मदर ने फोन से लाई डिटेक्टर मशीन को जोड़ दिया, जिससे उन्हें पता चलेगा सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। ये देखकर लिज एकदम हैरान थी। आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सोचिए 1992 में ये बहुत बड़ी बात थी। फिर मार्टिन असली NSA में कॉल करके हायर ऑफिसर से बात करने कहता है, लेकिन तब वो उसे वैलिड रीजन बताने कहते हैं। डॉन के कहने पर वो रिसर्च कहता है, लेकिन वो नहीं मानता।
जानते। तब मार्टिन सीटेक एस्ट्रोलॉजी कहता है। तब फोन की दूसरी तरफ का आदमी तुरंत उसकी कॉल हायर अथॉरिटीज को ट्रांसफर करने लगा। तभी विस्लर कहता है वो उनकी कॉल ट्रेस करने लगे, लेकिन उनकी लोकेशन बाउंस हो रही थी। फिर फोन की दूसरी तरफ से कोई मिस्टर एबॉट बात करने लगा। तब मदर ने बताया वो सच बोल रहा है। फिर मार्टिन कहता है क्या वो सीटेक एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है। वो आदमी इंटरेस्टेड है, ये सच भी था। तब मार्टिन कहता है क्या वो उसकी सेफ्टी की गारंटी ले सकता है। अब उनके पास वो आइटम नहीं है, लेकिन क्या वो उसकी सेफ्टी की गारंटी लेगा। लेकिन तभी विस्लर ने बताया वो लोग उनकी लोकेशन लगभग ट्रेस करने ही वाले हैं। अब उनके पास सिर्फ 20 सेकंड है। तब मार्टिन बार बार पूछने लगा क्या वो उसकी सेफ्टी की गारंटी लेगा। अगर वो ब्लैक बॉक्स ला कर दे तो क्या वो उसकी सेफ्टी की गारंटी लेगा। तब वो डील करता है, वो उसकी सेफ्टी की गारंटी लेगा। लेकिन तभी मार्टिन ने बताया वो झूठ बोल रहा है और तभी उसके 20 सेकंड भी पूरे हो गए और इसीलिए मार्टिन ने कॉल कट कर दी। तब डॉन कहता है अगर उनके पास ब्लैक बॉक्स होगा तभी उनकी डील होगी, उसके बिना नहीं होगी। तभी सभी लोग परेशान हो गए क्योंकि मार्टिन को पता नहीं था वो लोग उसे कहाँ लेकर गए थे, क्योंकि वो डिक्की में बंद था और वो कोई खास रूट भी नहीं था, बस नॉर्मल हाईवे था। तब विस्लर उसे ध्यान से सोचने कहता है कि रास्ते में उसे क्या क्या महसूस हुआ, जैसे स्पीड ब्रेकर्स, कच्चा रोड या ब्रिज। तभी मार्टिन को याद आया रास्ते में ब्रिजेस थे और ब्रिज पर बहुत सारे बम्पर थे। फिर वो वैन लेकर शहर के सबसे बड़े ब्रिज पर गए जहाँ बहुत सारे बम्पर है। अब वैन में उन्हें एक अंधा आदमी मतलब विस्लर रास्ता दिखाने वाला था। फिर वो मार्टिन से पूछता है बम्पर के अलावा उसने और क्या सुना, लेकिन मार्टिन को कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसे याद आया उसने कॉकटेल पार्टी की आवाज सुनी थी, जैसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हो। ये सुनते ही विस्लर मुस्कुराया, मतलब उसे इस बारे में पता है। अब कुछ ही देर बाद वो कॉकटेल पार्टी के पास खड़े थे। दरअसल कॉकटेल पार्टी का मतलब बहुत सारे लोग बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि एक झील के पास बहुत सारे बदक थे। लेकिन ये एक डेड एंड था। वो काल से पूछते हैं ये रोड कहाँ जाता है, लेकिन आगे जाकर रोड खत्म हो रहा था, आगे बस एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये सुनते ही सभी लोग उस तरफ जाने निकल गए। उस रोड के खत्म होते ही एक बड़ा सा ऑफिस था। काल ने दूरबीन से देखा वो एक टॉय कंपनी है, लेकिन मार्टिन समझ गया वो टॉय कंपनी बस एक दिखावा है, वो लोग उसे यही लेकर आए थे। फिर मदर एक कैमरा में कोई डिवाइस लगाकर उस ऑफिस की आवाज विस्लर को सुनाता है और विस्लर की सुनने की शक्ति इतनी ज्यादा तेज थी कि वो बस आवाज सुनकर ही उस जगह पर क्या बना है बता रहा था, जैसे कौन से हिस्से में बाथरूम है, कौन से हिस्से में फायर एग्जिट है। ये देखकर मदर एकदम हैरान था। तब विस्लर को सुनाई दिया वहाँ कोई बोल रहा है माई वॉइस इज माई पासपोर्ट वेरीफाई मी। तब डॉन कहता है ये कोई वॉइस प्रिंट आईडी लॉक है जिससे दरवाजा खुलता होगा। फिर विस्लर ने एक ऐसे कमरे को सुना जहाँ अल्ट्रासोनिक और बहुत पावर सेंसर लगे हैं, जैसे कोई लोगों को उस कमरे से दूर रखना चाहता हो। तब मार्टिन समझ गया कि यही कॉस्मो का ऑफिस है जहाँ वो ब्लैक बॉक्स रखा है। तब उन लोगों ने वहाँ एक कैमरा छुपा दिया। अगले सीन में मदर और मार्टिन कैमरा के जरिए कॉस्मो के ऑफिस को देख रहे थे। उसके ऑफिस में रात भर लाइट चालू थे, वहाँ बहुत सारे सेंसर भी लगे थे, मतलब उसके ऑफिस में घुसना आसान नहीं होगा। तभी वहाँ काल एक मैप लेकर आया जो वो कंट्री रिकॉर्ड ऑफिस से बस $50 में लेकर आया था। दरअसल वो मैप उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है जहाँ कॉस्मो का ऑफिस है। मार्टिन पूछता है उसके पास $50 कहाँ से आए। तब काल बताता है उसने वो पैसे मदर के वॉलेट से लिए थे। वही दूसरी तरफ डॉन अपने कॉन्टेक्ट के जरिए वही सेंसर लाया था जो कॉस्मो के ऑफिस के दरवाजे में लगा है। उसमें पहले कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, फिर उसमें बोलना पड़ता है माई वॉइस इज माई पासपोर्ट। तब वो सेंसर कार्ड और वॉइस को मैच करके दरवाजा खोल देता है। इसका मतलब उस फ्लोर पर जाने के लिए उन्हें किसी का कार्ड और वॉइस चाहिए। वो लोग उस सेंसर को ब्रेक नहीं कर सकते। वो सोच ही रहे थे कि इस सेंसर को पास कैसे किया जाए। तभी मदर बताता है उसने एक आदमी को ढूंढ लिया। वो दिखाता है कॉस्मो के ऑफिस की बिल्डिंग से एक आदमी निकल रहा है जिसका ऑफिस कॉस्मो के ऑफिस के बगल में ही है, मतलब वो उसके ऑफिस के जरिए कॉस्मो के ऑफिस में घुस सकते हैं। फिर वो उसके कार की नंबर प्लेट से उसके बारे में पता लगाने में लग गए। कुछ समय बाद उन लोगों ने उस आदमी के बारे में सब कुछ पता कर लिया, जैसे उस आदमी का नाम ब्रेंडेस है। वो आदमी कब आता है कब जाता है, वो कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ता, हमेशा लिमिट में गाड़ी चलाता है, उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, वो हमेशा अपने बिल भरता है एक्सेट्रा। मतलब वो एक बहुत ही बोरिंग इंसान है। अब उन्हें किसी भी तरह उस आदमी के करीब पहुंचना था। तभी मदर कचरा लेकर वहां पहुंचा। वो कचरा ब्रेंडेस के घर का था। फिर सभी मिलकर उसके घर का कचरा चेक करने लगे ताकि उन्हें कोई ऐसी चीज मिले जिससे वो उसके करीब जा सके। तभी उन्हें कचरे में एक स्लिप मिली। दरअसल ब्रेंडेस कंप्यूटर डेट मतलब ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है। तब वो लोग लड़की के बारे में बात करने लगे जिन्हें वो ब्रेंडेस के साथ डेट पर भेज सके। उसी समय लीज को एक ट्यूब मिली जिसे लगाकर ब्रेंडेस वो करता होगा। लड़के समझ गए होंगे क्या करता होगा। तब ये सुनकर सभी लीज की तरफ देखने लगे। अगले ही सीन में लीज एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आई जहाँ ब्रेंडेस मतलब वो आदमी उसका वेट कर रहा था। मतलब उन्होंने लीज की डेट उस आदमी के साथ फिक्स की। उसके पास जाकर लीज ने उसे अपना नाम डोरिस बताया। जब वो बाथरूम गया तब लीज अपना माइक ठीक करती है जो उसके हाथ में लगा था और अपने नोटपैड में हाई को क्रॉस करती है क्योंकि उसे ब्रेंडेस के मुंह से बुलवाना है। हाय माय नेम इज वरेन ब्रेंडेस, माय वॉइस इज माय पासपोर्ट वेरीफाई मी। उसके वापस आते ही लीज उससे बात करने में लग गई। वही इस तरफ डॉन वही
मोशन सेंसर लेकर आया था जो कॉस्मो के ऑफिस के अंदर लगे है। अगर उनके सामने जरा भी टेम्परेचर बढ़ा जैसे हमारे बॉडी हीट का होता है तो तुरंत ही अलार्म बज जाएंगे। तब मदर बताता है उनके पास दो ऑप्शन है। पहला, मार्टिन को उस कमरे में रबर का सूट पहनकर जाना होगा जिससे उसके बॉडी का टेम्परेचर सेंसर कैच न कर पाए, या फिर उन्हें उस कमरे का टेम्परेचर 98.6 डिग्री तक बढ़ाना होगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी मार्टिन को उस कमरे में 2 इंच पर सेकंड की स्पीड से चलना होगा, मतलब बहुत धीरे चलना होगा, तब जाकर वो मोशन सेंसर को बाईपास कर पाएगा। फिर मदर उसे ब्लैक बॉक्स के जैसा ही एक डुप्लीकेट मशीन देता है। ये सब जानकर अब मार्टिन की भी फट गई थी। वही इस तरफ लीज को अब बस एक वर्ड चाहिए था, पासपोर्ट। वो रेस्टोरेंट भी खाली हो चुका था। तब लीज उस पर लाइन मारते हुए कहती है उसे उसकी आवाज बहुत पसंद आई और वो उसके मुंह से अपना पसंदीदा वर्ड सुनना चाहती है, पासपोर्ट। तब वो हैरानी से पासपोर्ट कहता है। अब अगले सीन में विस्लर उस रिकॉर्डिंग को एडिट करके ब्रेंडेस की आवाज में माई वॉइस इज माई पासपोर्ट वेरीफाई मी लाइन निकाल लेता है। अब अगले सीन में कार्ल गार्डनर बनकर ऑफिस के अंदर गया और गार्ड से टॉयलेट जाने की परमिशन मांगी। फिर टॉयलेट में जाते ही कार्ल बिल्डिंग के वेंट में घुस गया। अब बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था कि कार्ल अब तक टॉयलेट से बाहर नहीं आया, इसीलिए वो उसे देखने टॉयलेट के अंदर गया जहाँ उसे कोई नहीं दिखता। इसीलिए वो बाहर आकर बाकी के गार्ड्स को फोन पर गार्डनर के बारे में बताने लगा। लेकिन तभी उसे कार्ल खिड़की के बाहर अपना काम करते हुए दिखाई दिया। तब उसे लगा शायद उसने गार्डनर को बाहर जाते हुए नहीं देखा, इसीलिए उसने फोन रख दिया। लेकिन तब हम देखते हैं बाहर वैसे ही कपड़े पहने मदर काम कर रहा था। वही दूसरी तरफ कार्ल वेंट से होते हुए बॉयलर रूम तक पहुंच गया। फिर वहाँ के कनेक्शन में एक डिवाइस लगाकर कॉस्मो के ऑफिस का टेम्परेचर बढ़ाने लगा, मतलब वो लोग आज ही चोरी करने वाले हैं। वही दूसरी तरफ लीज ब्रेंडेस के साथ उसके घर में थी। वो उसके लिए कुछ बना रहा था। तभी लीज ताजी हवा के लिए खिड़की खोलती है और चुपके से खिड़की के बाहर मदर को उसका वॉलेट देती है। मदर चुपचाप उसमें से एक्सेस कार्ड निकालकर वॉलेट वापस लीज को दे देता है। फिर लीज ने उस वॉलेट को वापस उसके कोट में रख दिया। फिर मदर भी वहाँ से निकल गया। फिर उतनी रात में मार्टिन उसका कार्ड लेकर कॉस्मो के ऑफिस में पहुंचा और उसका कार्ड यूज करके अंदर गया। तब मशीन में ब्रेंडेस की एंट्री दिखाई। वही उस बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर मदर, डॉन और विस्लर उनकी वैन में थे। दूसरी तरफ अंदर जाने के बाद मार्टिन तुरंत ही वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में एक डिवाइस लगाता है जिससे अब मदर के पास उनकी वैन में भी कैमरास का एक्सेस आ गया था। फिर मार्टिन मेन ट्रैप मतलब कॉस्मो के फ्लोर की तरफ जा रहा था। अब उस फ्लोर के अंदर जाने के लिए पहले मार्टिन ब्रेंडेस का कार्ड यूज करता है, फिर उसकी एडिट की गई आवाज एक रिकॉर्डर में प्ले करता है। तब खुशकिस्मती से वॉइस सेंसर ने उसकी आवाज को एक्सेप्ट कर लिया और वो दरवाजा भी खुल गया। फिर मार्टिन कार्ड को यूज करके ब्रेंडेस के केबिन में गया। तब फिर से उसकी एंट्री मशीन में हुई। अब थोड़ी देर बाद मार्टिन ब्रेंडेस के केबिन के वेंट से कॉस्मो के केबिन के ऊपर पहुंच गया। उस ऑफिस में टेबल पर ब्लैक बॉक्स रखा था। फिर मार्टिन एक थर्मामीटर डालकर रूम का टेम्परेचर चेक करता है। फिर विस्लर कार्ल से पूछता है। अब रूम का टेम्परेचर 98.6 डिग्री तक पहुंच गया था, इसीलिए मार्टिन नीचे उतरा। अब यहाँ से मेन टास्क शुरू होता है क्योंकि अब उसे 2 इंच पर सेकेंड मतलब बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, वरना मोशन सेंसर उसे कैच कर लेंगे। वही दूसरी तरफ लीज किसी तरह ब्रेंडेस के साथ टाइम पास कर रही थी। फिर वो उसके कमरे में किसी को कॉल करने गई, लेकिन तभी उसके टॉय ने लीज के बैग को गिरा दिया। जब ब्रेंडेस ने उसके बैग को उठाया उसमें लीज का आईडी कार्ड था जिसमें उसका असली नाम लिखा था, जबकि उसने ब्रेंडेस को अपना नाम डोरिस बताया था। तब ब्रेंडेस को लीज पर शक हो गया। इस तरफ मार्टिन ने बहुत धीरे धीरे चलते हुए अभी आधा केबिन भी पार नहीं किया था। वही दूसरी तरफ लीज मदर को फोन कर रही थी क्योंकि उसे वहाँ से निकलना है, लेकिन तभी ब्रेंडेस वहाँ आ गया और उसे अपने साथ बाहर चलने कहा। इस तरफ मार्टिन किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन वैन में मदर ने अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से डॉन को परेशान कर दिया। लेकिन तभी वहाँ ब्रेंडेस लीज को लेकर पहुंच गया। तब मदर और बाकी के लोग भी उन्हें देखकर बहुत हैरान हो गए। तब डॉन तुरंत ही मार्टिन को सब जल्दी करने कहता है, लेकिन वो भूल गया था मार्टिन जल्दी ही तो नहीं कर सकता। वो किसी तरह ब्लैक बॉक्स तक पहुंच गया था। फिर उसने धीरे से ब्रीफकेस खोला जिसमें ब्लैक बॉक्स रखा था, लेकिन ठीक उसी समय ब्रेंडेस लीज को जबरदस्ती बिल्डिंग में लेकर आया। वो तुरंत ही गार्ड को बताता है कि कोई उसके ऑफिस में गया होगा। जब ब्रेंडेस ने अपना पर्स चेक किया तो उसमें कार्ड भी नहीं था, जिससे उसका शक और बढ़ गया। तब एक गार्ड ने तुरंत ही कॉस्मो को कॉल किया। वही ऊपर मार्टिन उस ब्लैक बॉक्स को लेकर धीरे धीरे वापस वेंट की तरफ बढ़ रहा था। वही नीचे कॉस्मो आते ही लीज और ब्रेंडेस को उसके ऑफिस में चलने कहता है। इस तरफ मार्टिन भी ब्लैक बॉक्स को लेकर ब्रेंडेस के ऑफिस में पहुंच गया, लेकिन कॉस्मो भी बाकी लोगों के साथ उसके ऑफिस की तरफ ही बढ़ रहा था। मार्टिन उस ऑफिस के वेंट में जाने वाला था और उसी समय कॉस्मो भी उस फ्लोर पर पहुंच गया। तब जैसे ही मार्टिन वेंट में जाकर उसे बंद करता है, ठीक उसी समय कॉस्मो दरवाजा खोलकर अंदर आया। अंदर आते ही ब्रेंडेस अपनी चीजें चेक करने लगा, लेकिन उसके ऑफिस से कुछ भी गायब नहीं हुआ था, सब पहले जैसा ही था। तब वो लोग लीज से माफी मांगने लगे, फिर उसे लेकर केबिन से बाहर गए। बाहर आते ही कॉस्मो भी उससे माफी मांगता है। तब लीज कहती है ये उसकी आखिरी कंप्यूटर डेट मतलब ऑनलाइन डेट होगी, लेकिन ये सुनकर कॉस्मो का माथा ठनका क्योंकि कंप्यूटर ने लीज को ब्रेंडेस के साथ कैसे मैच कर दिया। वो समझ गया इसके पीछे मार्टिन
मार्टिन है वो तुरंत ही अपने कैबिन में गया। उसका कैबिन बहुत गर्म था और जैसा उसे डर था वहाँ से ब्लैक बॉक्स भी गायब था। अब अगले ही पल बिल्डिंग में सायरन बजने लगे और बिल्डिंग के सभी गार्ड गन लेकर मार्टिन को ढूंढने लगे। डॉन और मदर ब्लूप्रिंट देखकर उसे रास्ता बताने लगे जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। वही कॉस्मो भी समझ गया था कि मार्टिन जरूर किसी वेंट में ही होगा। वो अपने गार्ड्स को उसे ढूंढने भेजता है। उसके गार्ड वेंट चेक करने लगे, लेकिन इस तरफ मार्टिन डेड एंड के पास पहुंच गया था। तब डॉन उसे थोड़ा वेट करने कहता है, लेकिन तभी मदर ने देखा गार्ड्स ने कैमरा पर लगा डिवाइस देख लिया। डिवाइस निकालते ही अब उनके पास सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस नहीं रहा। ठीक उसी समय मार्टिन के ठीक नीचे वही आदमी शॉटगन लेकर पहुंचा जिसने उसे बेहोश किया था, मतलब बडी। और कुछ ही देर बाद उसे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी। अब क्योंकि वो मार्टिन को शुरुआत से पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो वेंट पर शूट करने लगा। मार्टिन आगे बढ़ रहा था और वो भी आगे बढ़ते हुए शूट किए जा रहा था। अब जैसे ही मार्टिन को गोली लगने ही वाली थी, वैसे ही स्पीकर में कॉस्मो की आवाज आई। उसने सभी को शूट करने से मना किया और मार्टिन को ब्लैक बॉक्स लेकर उसके पास आने कहा, क्योंकि उसके पास लीज है। अगर मार्टिन नहीं आया तो वो लीज को मार देगा और आ गया तो वो ब्लैक बॉक्स लेकर उन दोनों को जाने देगा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मार्टिन वेंट खोलता है। तब उसे नीचे वही गेंडा बडी दिखाई दिया। अब वो गेंडा मार्टिन को कॉस्मो के पास लेकर आया। मार्टिन के पास वो ब्लैक बॉक्स था, लेकिन कॉस्मो उसे देखकर इविल स्माइल करता है। मार्टिन कहता है उसने वादा किया था वो उन्हें नहीं मारेगा। तब कॉस्मो कहता है वो अपने दोस्त को नहीं मार सकता, इसीलिए वो अपने आदमियों से मार्टिन को मारने बोलकर चला गया। तब गेंडा मार्टिन को देखकर हंसने लगा, क्योंकि उसे यही मौका चाहिए था। लेकिन तभी मार्टिन कहता है नाउ। गेंडे को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी वेंट तोड़कर काल नीचे दूसरे आदमी पर कूद गया और तभी मार्टिन ने उस गेंडे की गन पकड़ ली। दोनों में छीना झपटी होने लगी, लेकिन तभी लीज ने उस दूसरे आदमी की गन उठाकर गेंडे पर तान दी। जब मार्टिन ने लीज से गन ली तब उस गेंडे की शक्ल देखने लायक थी, लेकिन मार्टिन कोई खूनी नहीं है, इसीलिए उसने गेंडे को मारकर बस बेहोश किया। फिर तुरंत ही तीनों छत की तरफ भागने लगे। छत पर पहुंचते ही मार्टिन, डॉन, मदर और विस्लर को वैन लेकर अपनी तरफ बुलाता है। वह फायर एस्केप की सीढ़ियां थी और उन्हें ठीक सामने उनकी वैन दिखाई दे रही थी। सबसे पहले काल और लीज नीचे उतरने लगे। उधर डॉन और मदर वैन लेकर उस तरफ आ ही रहे थे, लेकिन तभी दो गार्ड आकर उन पर गन तान देते हैं, लेकिन विस्लर चुपचाप अंदर छुप गया। इधर गन पॉइंट पर गार्ड मदर और डॉन को बाहर लेकर गए। इधर विस्लर मार्टिन से बात करता है कि अब वो क्या करे। तब मार्टिन नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर गया। वैन के बाहर गार्ड दोनों को चेक कर रहे थे। तब डॉन ने विस्लर को ड्राइविंग सीट पर आते हुए देखा। फिर मदर को बताया कि उसे CIA से क्यों निकाला गया था, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर है। अब जैसे ही विस्लर ने वैन पीछे ली, डॉन ने दोनों गार्ड पर हमला करके दोनों को बेहोश कर दिया। लेकिन इस तरफ अंधा विस्लर वैन चला रहा था। दरअसल मार्टिन उसे गाइड कर रहा था। अब मार्टिन जैसा जैसा बोलता गया विस्लर वैसे वैसे करता गया। अब कुछ ही देर बाद विस्लर वैन लेकर उस तरफ पहुंच गया था जहां मार्टिन है। वैन पहुंचते ही लीज और काल तुरंत वैन में आ गए। फिर उनके पीछे डॉन और मदर भी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही मार्टिन नीचे उतरने वाला था, उसे पीछे से कॉस्मो ने आवाज दी। वो गन लिए वही खड़ा था। कॉस्मो उससे ब्लैक बॉक्स मांगता है। जब मार्टिन मना करके जाने लगा, तब कॉस्मो ने उसके बाजू शूट किया और उससे बॉक्स मांगा। तब मार्टिन चिल्लाकर उसे बॉक्स दे देता है। फिर मार्टिन उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे छोड़कर भाग गया था। तब कॉस्मो उसे फिर से अपने साथ काम करने कहता है, क्योंकि उनके हाथ में एक बहुत बड़ी पावर है। अब यहाँ फिर से दोनों दोस्तों की बहस होने लगी, लेकिन मार्टी को कुछ नहीं चाहिए, वो जाने लगा। तब कॉस्मो उसे याद दिलाता है कि वो दोनों क्या चाहते थे, लेकिन मार्टिन कहता है वो उनका बचपन था। लेकिन कॉस्मो अभी तक वही सब लेकर बैठा है। कॉस्मो के बहुत मनाने के बाद भी मार्टिन नहीं मानता और वहाँ से जाने लगा। तब कॉस्मो उस पर गन तान कर रुकने कहता है, लेकिन मार्टिन ने कहा उसे गोली चलानी है तो चला दे, लेकिन वो रुकेगा नहीं। ये बोलकर मार्टिन नीचे उतर गया और कॉस्मो ने उसे गोली नहीं मारी, क्योंकि वो सच में अपने दोस्त को नहीं मार सकता। वैसे भी उसके पास ब्लैक बॉक्स भी आ गया। मार्टिन के नीचे उतरते ही कॉस्मो ने वो ब्लैक बॉक्स खोला, लेकिन वो नकली बॉक्स था जो मदर ने मार्टिन को दिया था। ये देखकर कॉस्मो को शॉक लगा। वही नीचे मार्टिन अपने साथियों के साथ वैन लेकर वहाँ से निकल गया। वैन में उसने अपने साथियों को ब्लैक बॉक्स दिखाया। उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब कुछ देर बाद मार्टिन और उसकी टीम अपने ऑफिस में पहुंचे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये काम कर दिया, लेकिन तभी अचानक उन पर किसी ने गन तान दी और उन्हें लाइन में लगा दिया। फिर वहाँ एबॉट आता है। दरअसल ये लोग असली NSA के एजेंट है, जिनसे मार्टिन ने फोन पर बात करके डील करने की कोशिश की थी। उन्होंने उनकी लोकेशन पता लगा ली। उन्हें देखकर मार्टिन सरप्राइज होता है, क्योंकि ऐसे मिशन NSA नहीं करता बल्कि FBI करती है। यहाँ तक कि ये एरिया NSA की हद में भी नहीं आता। तब विस्लर कहता है इसका मतलब NSA नहीं चाहता कि ब्लैक बॉक्स के बारे में गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट को पता चले। मार्टिन कहता है ग्रेग ने उसे बताया था रशिया को इस ब्लैक बॉक्स से कोई डर नहीं, क्योंकि उनके सिस्टम कम्प्लीटली दूसरे कोड से बने हैं। मतलब NSA को अमेरिकन पर ही जासूसी करने के लिए ये बॉक्स चाहिए और FBI, CIA और व्हाइट हाउस पर नजर रखने भी। और NSA ये बॉक्स गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं करना चाहता,
तब एबॉट समझ गया कि उन लोगों को सब पता है, इसीलिए वो डायरेक्ट पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तब मार्टिन कहता है उसे उसके रिकॉर्ड क्लियर चाहिए, साथ ही उसे उसका नाम भी वापस चाहिए। लेकिन बॉक्स देने से पहले मदर कहता है उसे एक कैरावेन चाहिए जिसमें एक बड़ा सा किचन हो। ये सुनकर एबॉट भड़क गया क्योंकि वो कोई कार डीलर नहीं है, लेकिन उसे मदर की बात माननी ही पड़ी। तभी डॉन कहता है उसे अपनी बीवी बच्चों के साथ यूरोप की ट्रिप चाहिए। अब मजबूरन उसे डॉन की भी बात माननी पड़ी। फिर काल उसके पास आया और उसके पीछे खड़ी लेडी एजेंट का नंबर मांगने लगा। तभी मार्टिन उसे दूर ले जाकर कहता है वो जो चाहे मांग सकता है, लेकिन काल को बस उस लड़की का नंबर चाहिए। तब मार्टिन अबोट से उन दोनों को डेट पर भेजने कहता है। अबोट भड़क गया और उसके एजेंट भी हंसने लगे। मार्टिन उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब वो लेडी एजेंट खुद काल के पास आई। वो काल से इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि वो चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन काल को बस उसका नंबर चाहिए था। इसीलिए वो उसे अपना नंबर क्या एड्रेस भी देती है और उसी से बातें करने लगती है। लेकिन एबॉट चिल्लाकर उसे दूर करता है। अब विस्लर की बारी थी, उसे बस दुनिया में अमन और शांति चाहिए। तब अबोट कहता है वो देखेगा वो क्या कर सकता है, लिज को कुछ नहीं चाहिए था। तभी मार्टिन अबोट को बॉक्स देता है, लेकिन जाने से पहले उसे बताता है बॉक्स खराब हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा। लेकिन अबोट को इससे कोई मतलब नहीं था, बस ऐसी चीज होनी ही नहीं चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बॉक्स एग्जिस्ट भी करता है। तब मार्टिन कहता है उसने किसी ब्लैक बॉक्स को देखा ही नहीं। फिर अबोट वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लिज मार्टिन के पास आई और उससे पूछा उसने ऐसा क्यों कहा कि वो बॉक्स काम नहीं कर रहा और एने से उस चीज के साथ बहुत खतरनाक काम कर सकती है। तब मार्टिन दिखाता है नहीं कर सकती क्योंकि उसने बॉक्स की मेन चिप पहले ही निकाल ली, मतलब अब वो बॉक्स किसी काम का नहीं रहा। आखिरी सीन में हम एक टीवी न्यूज देखते हैं जिसमें रिपोर्टर बता रहा था एक करप्ट पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट से उनका सारा पैसा गायब हो गया। उन्हें नहीं पता वो पैसा कहाँ गया, लेकिन बहुत सारे एनजीओस को बहुत सारा एनोनिमस डोनेशन आया है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। with